हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी में जैसे कि हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करा है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर हमारा 11th है और चैप्टर 10th है। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी कौन सी चल रही है, 11th क्लास की चल रही है, तो गाइज आप लोग इसके ऊपर फोकस रखिएगा और ये चैप्टर्स पढ़ते चलिएगा। यहाँ से प्री के क्वेश्चन आराम से निकलते हैं, ठीक है गाइज। आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से 8th और 9th चैप्टर का जो पेरीहेलियन और एपीहेलियन वाला टॉपिक छूटा है उसे हम कल डिस्कस कर लेंगे, कल की क्लास में। आज हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने फिर आपसे कहा था कि आप लोग क्वेश्चन से मेन फोकस रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, अपने लॉजिक सेट नहीं करने हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एयर एक्सपेंड्स व्हेन कूल्ड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन हीटेड। तो बिल्कुल अनलॉजिकल बात नहीं लग रही है आपको कि हवा ठंडी होने पर फैलती है और गर्म होने पर संकुचित होती है? पॉसिबिलिटी नहीं है यार इसकी। तो ये बात ही खत्म हो जाती है कि अब पानी फैला हुआ है, अगर ठंडा होता जाएगा तो एक टाइम पर वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो वो फिर हवा ठंडी होने पर फैल कैसे सकती है? हवा ठंडी होने पर कंप्रेस्ड होती है, ना कि उस पे, ठीक है। और गतिमान वायु को पवन कहते हैं। जो चल रही है, जो मूवमेंट है, हवा हम किसको कहते हैं? जो चल रही होती है। वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ से तो इवेपोरेशन हो रहा है ना। अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा साइकिल बना लेते हैं गाइस। यहाँ पर अगर एक साइकिल हम लोग ड्रॉ कर लें तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है आपका, ये इक्वेटर होता है, ये 23 डिग्री पर होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर होगा। तो सिंपल से ज्योग्राफी के लॉजिक क्या कहते हैं आपसे, ये क्या है, पोलर है तो दोनों साइड होगा। अच्छा, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये अर्थ को साउथ और नॉर्थ दोनों में डिवाइड करती है इक्वली, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है और अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करती है इक्वली, बराबर दो भागों में बांट रही होती है। इस रेखा को हम देख नहीं सकते, जैसे कि हम लोग आइसोबार को देख नहीं सकते हैं। वो क्या होती है? इक्वली टेम्परेचर या विंड जहां पर होती हैं वहां पर वो पाई जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से ये पोलर है, तो ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? पोलर पे अब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट होगा, और इक्वेटर पे क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट होगा। इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर बेल्ट होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सन चमक रहा होगा। सन चमकने की वजह से कल भी हमने बात करा था कि एक टॉर्च को हम लोग जलाएंगे और उसके वो जितना पास में होगा, वो उसकी दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उतना उसका जो लाइट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो यानी आप अगर यहाँ पर हाथ लगाओगे तो आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से हमने कल बात की थी कि अगर हम एक पॉट में वाटर लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं और उसके ऊपर फिर हाथ को ऐसे करके बैलेंस करते जाते हैं, तो आप पाओगे कि हम जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे हमारा हीटिंग प्रोसेस कम होता जाएगा, इवेपोरेशन कम होता जाएगा। हमें सबसे ज्यादा इवेपोरेशन कहाँ पर मिलेगा? इक्वेटर के पास में मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, भारी चीज ही नीचे गिरती है ना, हल्की चीज तो ऊपर उठती है। तो वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। सही होगा क्या गलत होगा? बताइए आप लोग। एयर मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो प्रेशर टू एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, क्योंकि विंड्स ऐसे होती हैं और ये ऐसे होती है, ठीक है। अभी हम लोग इसको जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर और डिवीजन हो जाएगा आपका। और ये वाली जो लाइंस होती हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। ये तो इक्वेटर, इसको 0 डिग्री बोला जाता है गाइस। और ये जो आपका होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये इसको कर्क रेखा बोलते हैं और नीचे आपके 23.5 डिग्री क्या मकर रेखा कहलाती है। फिर ये होता है 66 डिग्री 66.5 होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है आपका पोलर जोन। तो इक्वेटर, फ्रोजन और ये टॉपिक या जो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे तो कई भागों में बांटा जाता है। और इसी में हवाएं क्या चलती हैं? हवा किधर चलती है? ईस्ट टू वेस्ट चलती है, उसके बाद फिर वेस्ट टू ईस्ट चलती है, उसके बाद फिर ईस्ट टू वेस्ट चलती है, समझ रहे हैं। यानी जो विंड चलने का प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो अगर आप लोग फिर से समझना चाहेंगे तो सिंपली समझ लीजिएगा कि विंड कैसे चलेगी। एक डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। डायग्राम बनाने के बाद ये इक्वेटोरियल लाइन है जो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ये कर्क रेखा हो जाएगी, कैंसर और एन कैप्रिकॉन ये हो जाएगी। उसके बाद ये 66 हो जाएगी ट्रॉपिक, इसके बाद ये हो जाएगा पोलर,
ठीक है, एक मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, पोलर हो गया, भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा कैंसर और कैप्रिकॉन हो गई, ठीक है। अब अगर आपसे सिंपल से पूछ लिया जाए कि विंड्स का मूवमेंट क्या है, देखिए अर्थ का जो रोटेशन है वो किधर होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है, सही है, बिल्कुल नहीं सही है, गलत है, कभी मत लगाइएगा। सिंपल सा हमको पता है कि विंड्स का जो लॉजिक सेट होगा कहाँ पर होगा गाइस, वेस्ट टू ईस्ट, ये सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमें कोई चीज फील कब होती है, जब हम उसके अपोजिट साइड में होते हैं, सिंपल सी थ्योरी है। तो विंड, अब पृथ्वी का रोटेशन तो ऐसे चल रहा है, लेकिन विंड्स ऐसे चलती हैं, हमेशा विंड्स का पहला मूवमेंट क्या होता है हमारा, अभी टेलर नियम होगा, हेडली सेल होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, अर्थ का 3 पार्ट में डिवीजन, 0 डिग्री, 23.5, 66 एंड 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थ हमारी रोटेट किधर चल कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, उसी तरह से विंड्स हमारी किधर चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। फिर यहाँ पर अगर कोई चीज लड़ेगी तो ये वापस घूमेगी, तो फिर ये किधर चलेगी, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट चलेगी, और फिर ये यहाँ से घूमेगी जब, तो ये इधर चलेगी। यानी सिंपल सी थ्योरी है कि ये हवा जो है ये नीचे की तरफ गिरती है, और जब नीचे की तरफ गिरती है तो अर्थ के मूवमेंट के कारण ये क्या करती है, ये जब अर्थ तो ऐसे घूम रही है, कोई चीज सीधे गिर रही है तो मान लो वो यहाँ गिरनी थी तो वैसे तिरछी हो जाती है, तो जब ये तिरछी हो जाएगी गाइस तो हमें ये ईस्ट वेस्ट में दिखाई देगी। तो ये क्या इन्होंने पूछा है कि वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, नहीं, उच्च वायु दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र में गति करती है, कैसे करेगी ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इस पे हम लोग आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, गर्म करने पर हवा फैलती है, न कि ठंडे होने पर संकुचित हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होता है। वही सारी बातें हैं कि इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रिजल्ट इज दैट इज कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बात वही आ गई ना आपकी कि हाई प्रेशर से किधर आ जाएगी, लो प्रेशर में आ जाएंगे। सेटिंग इज एन एयर मोशन, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो सिंपल सी चीज है, जो एयर का मोशन है वो पवन कहलाता है, विंड कहलाता है, उन्हीं को हम लोग स्थानिक पवनों के नाम से पढ़ते हैं, और जो अलग अलग पर होती हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं विंड्स को, जो हमारी कूल विंड्स और हॉट विंड्स होती हैं, जैसे अल्गुआस की हो गई, ठीक है, कि वो कहाँ पर है, वेनेजुएला की हो गई, ठीक है। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दाब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया है, अर्थ का 3 टाइम डिवीजन, और जब ऐसे कोई चीज गिरती है तो फेरल का नियम कहता है कि जब ऐसे गिरेगी लेकिन नीचे से अगर मोशन हो रहा होगा तो वो ऐसे ऐसे आ जाएगी। तो ये वाला मोशन जो टिल होता है यही हमको ईस्ट और वेस्ट में दिखाई देता है। औसत समुद्र तल से वायुमंडल के शीर्ष तक एक इकाई क्षेत्र से निहित वायु तंत्रों के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। The weight of columns are air contained in the unit air from mean sea level to the top to atmosphere is called atmospheric pressure। क्योंकि आपको पता है कि सी कहाँ होगा, सी तो पूरी दुनिया में है, ये सबको पता है, लेकिन फिर वाली बात आती है ना कि स्टेनोस्फीयर और लेथोस्फीयर। तो अगर ओशन यहाँ पर है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर बनेगा ना, यहाँ थोड़ी बन जाएगा। तो बात वही कह रहे हैं कि कॉलम ऑफ एयर कंटेन्स इन द यूनिट एयर फ्रॉम मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये वाली बात सही है कि गलत है, आपको बताना है। एयर इज लाइटर एट सरफेस एंड हैज हाई प्रेशर। तो वायु सतह पर हल्की होती है और इससे उच्च दाब होता है। हल्की होगी तो उच्च दाब होगा, सोचिए अपने माइंड में। अभी ऊंचाई में वृद्धि के साथ दाब कम होता है, हम लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं और क्या होता है, दाब कम होने लगता है। ये वाली बात तो बिल्कुल सही हो गई। तो चलिए हम लोग जिसको चेक करते हैं, औसत समुद्र तल से वायुमंडल के शीर्ष तक, मतलब वायुमंडल, अब हमने क्या बात की थी, शीर्ष टॉप समझ रहे हैं कि ये हमारा सी लेवल है और ये इन्वायरमेंट है, ये हमारा ये वायुमंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके सी लेवल की बात की है ना, तब the weight of a column of air contained in the unit air from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure। बात तो सही हो गई, तो ये भी सही हो गया।
फिर वायुमंडलीय दाब मिलीबार की इकाई में नापा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो ठीक है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है, ये भी फैक्ट है। क्वेश्चन है ये कि एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार। ठीक है, याद रखिएगा कितने मिलीबार में होता है। ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हैज हायर प्रेशर। तो अब सरफेस के ऊपर हमारा हाई प्रेशर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चीजों को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, और यही कारण है कि जब हम लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर वायुदाब कम होने लगता है और हमें नीचे एयर का जो है, पढ़ा था ना ट्रोपोस्फियर में मैक्सिमम क्या होती है, इन्वायरमेंटल चेंजेस या क्लाइमेट चेंजेस वाली हमें चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर है ये बात? वायुदाब को पारा, अब ये भी फैक्ट है कि वायुदाब को किसमें नापा जाता है, पारा बैरोमीटर या एरॉइड बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है, मरकरी बैरोमीटर या एरॉइड बैरोमीटर में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंचाई के साथ दाब कम होने लगता है किसी भी ऊंचाई पर, या जगह जगह बदलता रहता है, क्योंकि आपको पता है अगर माउंटेन एरिया है तो कल हमने डिस्कस किया था ना कि माउंटेन एरिया है तो एयर प्रेशर कुछ और हो जाएगा, ओशन पर कुछ और हो जाएगा, लैंड पर कुछ और, ग्रीनरी एरिया पर कुछ और। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम लोग भारत को इस तरह से बनाए तो ये अगर नॉर्थ में देखें तो हमें ग्लेशियर मिलते हैं देखने को, यहाँ पर हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है, इस पोर्शन में हमको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें मिला जुला क्षेत्र देखने को मिलता है, ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होती है। बीच में हमको कैसा क्षेत्र मिलता है, डेंस भी होता है, ड्राई भी होता है और ग्रीनरी भी होती है, माइनिंग भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? इसके साथ साथ क्या होगा, चेंजेस होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन that of horizontal pressure gradient, but still we do not experience strong upward wind. What could be the possible reason for such as phenomena? तो पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, वर्टिकल क्या होता है, आपका दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ये होता है आपका वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमारा शरीर क्या पूछा है कि ऊर्ध्वाधर दबाव ढाल बल क्षेत्रीय दबाव ढाल की। अब देखिए अगर इसकी ढाल हो और एक इसकी ढाल हो, ठीक है, अगर इसकी ढाल हो, एक ये है आपका, एक ये ढाल मानी गई है और एक ये आपका सरफेस और एक ये इसकी ढाल मानी गई है। ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये पूछ रहे हैं कि लेकिन फिर भी हम तेज हवाओं का अनुभव नहीं करते। ऊर्ध्वाधर दबाव ढाल बल क्षेत्रीय दबाव ढाल की तुलना में बहुत बड़ा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम इतना इतना मेजर करेंगे, वर्टिकली हम इतना इतना भी कर सकते हैं, तो इसका एरिया ज्यादा बड़ा होता है। तो लेकिन हम यहाँ पर तेज हवाओं का अनुभव नहीं करते, ऐसी घटना का संभावित कारण क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन फॉर सच ऐसा फेनोमिना? तो हमारा शरीर द्रव्यमान दाब ढल बल से बड़ा होता है। अवर बॉडी मास इज सच लार्जर देन द वर्टिकल प्रेशर ऑफ, लग ही नहीं रहा है ना, कहाँ से हो जाएगा, हमारा बॉडी मास उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर दबाव ढाल बल सीधे हम पर लागू नहीं होता है, तो प्रेशर है भाई लगेगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दबाव ढाल बल लगभग बराबर लेकिन विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, यही आंसर इसका सही होगा। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन larger than that of the horizontal pressure gradient, but it is generally balanced by the nearly equal but opposite gravitational force. तो आपको पता है कि न्यूटन का नियम भी यही कहता है कि न्यूटन ने क्या देखा था कि एक एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है वो नीचे की तरफ आती है लेकिन विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, इसीलिए हम तेज हवा का अनुभव नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जब नीचे आ रहा है तो वो स्प्रेड भी हो रहा है। लेकिन अगर आपको सिंपल सी बात है, आप लोग सब में से सबके सब वाटर पार्क गए होंगे,
वाटर पार्क में देखा होगा कि ऐसे फुहारे लगे होते हैं जिसमें हम लोग बाद में बात लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लगे होते हैं। तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर अगर हम लोग देखें और उसी रेंज पर वर्टिकली अगर इसको यहाँ लगाकर यहाँ देखें तो दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बल हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करता है? सिंपल सी चीजें, कोरियालिस बल, दबाव, ढाल, घर्षण बल, ये तीनों के तीनों करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट भी काम करेगा, और कोरियालिस फोर्स जो आपका इक्वेटर के पास लगता है वो भी काम करेगा। ठीक है, अगर अब आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो कोरियालिस फोर्स क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है। ठीक है, इसमें सभी सही है। तो फोर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, तो फोर्स किसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है? जो भी वेलोसिटी और डायरेक्शन होगा विंड का, मैंने फिर आपको बताया, आपको मैदान में खड़ा कर दिया जाए और बिल्डिंग्स के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो ऑब्वियसली आप लोग एयर को कहाँ पे ज्यादा एयर को फील करेंगे? आप लोग ज्यादा एयर को फील करेंगे मैदानी इलाकों में। ठीक है, भूकंप के झटके आते हैं, भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ पर फील होता है? बिल्डिंग्स पे, क्योंकि वो वहां पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह का अपना एक प्रेशर है और डिस्ट्रॉय भी कहाँ पे चीजें ज्यादा होंगी? भूकंप जहाँ पे ज्यादा फील होगा तो आप तो कहाँ पर होगा? मैदान में अगर आप खड़े हैं तो आपको हवा ज्यादा फील होगी ना। ठीक है, वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण हवा गति में सेट होती है, यानी इट एयर इज सेट इन द मोशन ड्यू टू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसा दबाव होगा, ठीक है, मान लीजिए बहुत तेज आंधी चल रही है एक पर्टिकुलर एरिया में और दूसरे पर्टिकुलर एरिया में आंधी नहीं आई है, सपोज दैट कि नॉर्थ इंडिया में आ गई है, ठीक, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं आई है, तो क्या नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया वाले की कंपैरिजन में एयर का जो प्रेशर है वो फील कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अगर आई है तो नॉर्थ इंडिया वाले ही उस एयर को फील कर पाएंगे। ठीक है, the air is motion is called wind. The winds blow from high pressure to low pressure. मैंने इसके पहले भी बताया था कि हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इक्वेटर से नहीं चलती है, ऊपर से हम देखते हैं। और आपका जो फेरल का नियम कहता है कि विंड्स अपने डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पृथ्वी नीचे से घूम रही होती है। सपोज दैट कि आपने क्या करा, एक बॉल लिया, ठीक है, और बॉल घूम रही थी और उसके ऊपर आपने एक फॉग फेंका, तो ऑब्वियसली वो आपने जिसको पॉइंट करके फेंका होगा ना वो वहां पर नहीं होगी। ये घूमने वाली चीज है और हमने इसको यहाँ फेंका था, लेकिन जब तक ये यहाँ पर पहुंचा तब तक ये 1 10 जो था, ये सॉरी 1 पॉइंट जो था ये 2 पॉइंट पर आ गया। तो यानी ये फेंकी गई चीज कहाँ लगेगी आपकी? हाँ, ये वाला पॉइंट तो आगे बढ़ गया है ना, तो ये यहाँ लगेगी, यानी यहाँ वाला पॉइंट यहाँ बढ़ा तो ये क्या हो गया, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ठीक है, पॉइंट हमने ये टारगेट किया था, लेकिन जब तक हमने फेंका तो ये यहाँ पहुंच गया और यहाँ वाला जो 0.0 था वो यहाँ पर आ गया, तो ये ट्रायंगल का शेप लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं हम लोग पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगाए गए बल को कोरवाली फोर्स कहते हैं। मैंने फिर अभी वाली बात है कि सिंपल सी चीज है, ये अर्थ है, अर्थ कंटिन्यू क्या कर रही है, चल रही है। एयर कैसे चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। अर्थ कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग अपोजिट साइड में होंगे तो एक फोर्स वहां पे काम करेगा, और वो जो फोर्स काम करेगा वो कौन सा होगा? कोरियालिस फोर्स होगा। इस प्रकार पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज हवाएं 3 बलों के संयुक्त प्रभाव का जवाब देती हैं, जैसे दबाव ढाल बल, ठीक है, ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और कोरियालिस फोर्स। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स बल नीचे की ओर कार्य करता रहता है, ये तो डाउनवर्ड आपका काम करता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कॉन्टिन्यूअस काम कर रहा है आपका। फिर हम लोग अगर अलग अलग देखें कि व्हाट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो वायुमंडल दाब में अंतर एक बल पैदा करता है। दबाव ढाल, ऑब्वियसली जब ढाल पर हम लोग खड़े होते हैं और अगर फिसलने की कोशिश करते हैं तो सरफेस के अकॉर्डिंग ढाल पे हम लोग ज्यादा तेज फिसलते हैं, पानी बहुत तेजी से जाता है। एक ये सरफेस है आपका, इस पे पानी फेंकिए, और एक ये ढाल वाला है, इस पे पानी फेंकिए, और फिर देखिए कि कहाँ तक जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से ढाल से ज्यादा जाएगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा आपका दबाव ढाल वाला।
ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ पानी डाला है, विंड्स भी तो चल रही होगी, सपोज दैट बहुत तेज विंड चल रही है और पानी फिर ऊपर की तरफ बौछार के रूप में हमको दिखेगा, जैसे हमें झरनों वगैरह लेक्स वगैरह में दिखता है। ठीक है, आइसोबर आर क्लोज टू ईच। आइसोबर क्या होते हैं, जो समान तापमान पे रेखाएं मिलती है उन्हें आइसोबर कहते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है घर्षण बल, यह हवा की गति को प्रभावित करता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है। यह सतह पर सबसे बड़ा है और इसका प्रभाव आमतौर पर 1 से 3 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ दिखता है। समुद्र की सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस होता है और खुले मैदान होते हैं और बीच होता है जिसको बीच बोला जाता है, और वाटर बॉडीज होती है। ठीक है, कोरियालिस फोर्स, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हवा की दिशा को प्रभावित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे हमारे, कोरियालिस फोर्स आफ्टर द फ्रेंच फिजिस्ट हु डिस्क्राइब्ड इन 1844। ठीक है, तो इन्होंने 1844 में इसका बताया था कोरियालिस फोर्स के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब समताप रेखाएं सीधे होते और जब कोई घर्षण नहीं होता है तो जब समताप रेखा सीधी होते हैं और जब कोई घर्षण नहीं होता है तो दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल द्वारा संतुलित किया जाता है और परिणाम हवा समदाब रेखा के समानांतर चलती है। When isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and the resultant winds flow parallel to the isobar. आइसोबार क्या है? ये वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है, जहां पर एक जैसा तापमान होता है वहां पर ये मिलती हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? आइसोबार बोला जाता है। ठीक है, कोरियालिस फोर्स की बात कर रहे हैं, वो कहाँ लगता है? इक्वेटर पे लगता है, सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पाता है, और वहां पे जो होगा आपका पोलर पे बिल्कुल जीरो होता है ये। इसने पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग विंड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड अबव, तो निम्नलिखित में से किस पवन का वर्णन किया गया है? तो ऑब्वियसली ये जो ट्रॉपिक विंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भूस्थानिक पवनें होती हैं। अब ये देखिए ना, ये लू चलना क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में चल रही है ना, लू पूरे भारत में थोड़ी चलती है, और अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलती है, और इसे क्या बोलते हैं लोकल विंड्स बोलते हैं। ठीक है, the velocity and directions of the wind are the net results of the wind's generating force. तो वेलोसिटी क्या है? वेग और दिशा पवन उत्पन्न करने वाली शक्तियां हैं, इसका जो परिणाम होता है वो वेग में हम लोग देखेंगे कि हवाओं का वेग ही क्या करेगा, एक तरह से दिशा प्रदान करता है। ऊपरी वायुमंडल में हवाएं सतह से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर सतह के घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं। तो हमने क्या बोला था कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ग्रेडिएंट फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, जब आइसोबार सीधे होते हैं और जब कोई घर्षण नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज स्ट्रेट है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन जब कोई अपोजिट डायरेक्शन में चीजें होती हैं तभी उनके ऊपर लगता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो दाब ढाल बल कोरियालिस बल द्वारा संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो कोरियालिस फोर्स भी काम कर रहा है वहीं पे। देखिए ये सारी चीजें आप लोग एनसीईआरटी में पढ़िएगा, सिंपल सी चीज है कि ये सारे फोर्स अर्थ के ऊपर लग रहे हैं, इक्वेटर के पास है, पोलर की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि स्ट्रेटोस्फीयर से मैक्सिमम हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इक्वेटर की बात चल रही है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सतह के घर्षण प्रभाव से मुक्त होती हैं, क्योंकि ऊपर जो होता है दबाव कम होने लगता है। हमने कहा था ना कि टेम्परेचर जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो दाब कम होने लगता है। ठीक, तो दाब ढाल बल जो आपका ग्रेडियंट फोर्स है कोरियालिस बल द्वारा संतुलित किया जाता है, और परिणामी हवा आइसोबार के समांतर चलती है। ठीक है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहा जाता है इन पवन को भूस्थलीय पवन कहते हैं। कोरियालिस फोर्स को सी से डिनोट किया गया है यहाँ पे, वी से जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को, और हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट को। तो सिंपल सी चीज है कि देखिए ये सी क्या है? कोरियालिस फोर्स है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट है। क्यों? क्योंकि कोरियालिस फोर्स के ऊपर की तरफ ही तो विंड्स मतलब ऐसे ही तो अपवर्ड ही जाएंगी ना,
नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये जो ट्रॉपिक विंड्स है इसके बीच में एक चीज पाई जाएगी जो क्या करा जाएगा, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। तो अब देखिए ना कि अब सिंपल सी लाइन यही तो बन रही है आपकी, ये आपका कोरियालिस फोर्स हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट बल्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने भी तो यही कहा था कि ये इधर इधर चलती हैं, ऐसे 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 ही तो चल रही है। देखिए फिर ये प्रेशर जनरेट करेगी ना, क्योंकि एक डायग्राम हम आपको बना के दिखा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे उसके बाद। ये देखिए, ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। पवने हमने क्या बताएंगे, ईस्ट टू वेस्ट चलेंगी, तो ये ऐसे आप चलाएंगे, हाँ पवने ऐसे चलेंगी, क्यों नहीं ना, ऐसे नहीं चलेंगी, ऐसे तो ये फोर्स काम करेंगे, पवने हमारी ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं ऐसे, फिर ये ऐसे घूमेंगी, फिर ये ऐसे घूमेंगी, ठीक है, एक ही से कर दिया है कुछ। ये देखिए जो दूसरी वाली है ये ऐसे चलती है, तभी तो ये फोर्स अलग अलग लग रहे हैं आपके, देखिए यहाँ पे कोरियालिस फोर्स लग रहा है आपका, अभी आईटीसी जेड बन जाएगा यहीं पे, ठीक है, अभी यहाँ पे जेड स्ट्रीम्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। विंड ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो फिर वो नीचे प्रेशर बना रही है, फिर वो प्रेशर बना रही है, फिर घूम रही है उसी में, क्लियर है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, देखिए आईटीसी जेड आ भी गया, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इट इज अ कंसल्ट विद एडवेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ट्रेड विंड, ठीक है, सॉरी, यह व्यापारिक हवाओं की अनुकूल गतियों से संबंधित है। इन मूव्स साउथवर्ड ड्यूरिंग समर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में दक्षिण की ओर गति करती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, यह उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में दक्षिण की ओर गति करती है। इट कांट पॉसिबल गाइस, ये पॉसिबल नहीं होगा। आप बोलेंगे बार बार मैम ये गोला क्यों बना देती हैं, अब सिंपल सा हमें क्या दिख रहा है, ये साउथ हेमिस्फीयर और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। सन ये क्या है, ये सन है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में, अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में सन कहाँ होगा, कर्क रेखा पर होगा, यही तो हुआ, तभी तो हम नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, गर्मी फील कर रहे हैं, अभी अभी सन कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है, ठीक है। लेकिन जब ये ठंड की बात आती है और जब ये मकर रेखा पर होता है, आई मीन टू से जब ये यहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है 25 दिसंबर के नाम से, हाँ, तो इसका मतलब है कि जब ये हीट हमको यहाँ पे मिल रही होती है, जब सन हमारा यहाँ होता है, तो ये बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर की वजह से ये जो बेल्ट है ये कहाँ अपवर्ड मूव कर जाती है, ना कि डाउनवर्ड। लेकिन सन जब हमारा मकर रेखा पर होगा, यानी जब साउथ में होगा, तो ये किधर मूव कर जाएगी, साउथ में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आईटीसी सेट क्या करती है, आईटीसी सेट मतलब यहाँ मूव नहीं करेगी। अब आप लोग एक चीज, एक मिनट इस बात को क्लियर रखिएगा कि जब हम ये जब मकर रेखा पर होगा सन, तो ये जो ये वाली जो रेखा है ये फिर से इस पर आ जाएगी, ठीक है। और जब हमारा सन यहाँ कर्क रेखा पर होगा, ज्यादा वो प्राप्त करेगा गर्मी, तो ये आईटीसी जेड ऊपर बन जाएगा, ये होगा आपका आईटीसी जेड, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होगा, यानी जब समर होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध की ओर गति करेगी, नहीं आईटीसी जेड यहाँ ना होकर, सॉरी, नॉर्थ में करेगी, ठीक है, साउथ में नहीं करेगी। यह व्यापारिक हवाओं के अनुकूल गतियों से संबंधित है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड विंड चल रही होंगी, ठीक है, वेस्टर्न लीज है और ईस्टर्न लीज है, तो यहाँ पर ट्रेड विंड चल रही है,
तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि इस वाले जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर ट्रेड विंड्स ही चलती हैं, ठीक है, जिन्हें व्यापारिक पवने कहा जाता है। तो ऑब्वियसली वो पवने गर्म होंगी, इसको पुश करेंगी तो ये आईटीसी जेड हमारा अपवर्ड जाएगा, तो ये साउथ की बजाय नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है ये बात? ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आंसर इसका होगा सी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आईटीसी जेड कम दाब का एक बेल्ट है जो पृथ्वी को आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास घेरता है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक साथ आती हैं। इनकरेक्ट पूछा है, दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है। यह व्यापारिक हमलों की अनुकूल गतिविधि से, सॉरी मैंने सही नहीं पढ़ा था, यह व्यापारिक हवाओं की अनुकूल गतिविधि से संबंधित है, नहीं आगे पढ़ते इसको। ये देखिए यही वाला डायग्राम आपका दिया हुआ है, ये मैंने बोला था, देखिए पेरल सेल हो गई, ये हेडली सेल हो गई, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये पोलर सेल हो गई। तो ये देखिए मैंने बताया ना, ये देखिए पवने आपकी चल रही है, ये ट्रेड विंड चल रही है आपकी, ठीक है। तो ये जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पर आ जाएगी, आईटीसी जेड आपकी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है। जब सर्दियों के दौरान यह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून के पीछे हटने का प्रतीक होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वेक्टिव एक्टिविटी विच जनरेट्स ऑफ्टन वेगोरियस थंडरस्टॉर्म ओवर लार्ज एरियाज, ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मूव्स नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर, मैंने बोला था ना कि ये देखिए ये समर में क्या ऊपर चला जाएगा और विंटर में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओस के निर्माण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। साफ आसमान, ठंडी और लंबी रातें और तेज गति वाली क्षैतिज हवा ओस के गठन के लिए आदर्श स्थिति है, सही है। ओस के निर्माण के लिए ओस बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। ओस के निर्माण के लिए इसे कम सापेक्षिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, आइए इसमें देखते हैं। ड्यू व्हेन द मॉइस्चर इज, देखिए सिंपल सी बात ये समझिए कि जितना भी मॉइस्चर एयर में होगा, जब उसकी कैपेसिटी, जब हमारी एयर की कैपेसिटी फुल हो जाती है, या मतलब एकदम वो फुल हो जाता है, तो फिर वो बरसना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसमें हम क्लाउड में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वो चैप्टर हमारा क्लाउड का होगा। जब नमी पानी की बूंदों के रूप में ठोस वस्तुओं सतह के ऊपर हवा में नाभिकी के बजाय ठंडी सतहों जैसे पत्थरों, घास के बेल्ट और मैदानों की पत्तियों पर जमा होती है, वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जाड़े में ओस गिरती है, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो वो आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स के रूप में मिलती है, तो इसे ओस के रूप में जाना जाता है। तो ओस के रूप में कब जाना जाएगा? जब वो ठोस तरह, देखो पानी थोड़ा दिखना हमें स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके निर्माण के लिए आदर्श स्थिति स्पष्ट आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता और ठंडी और लंबी रातें होती हैं। ठंड नहीं होगी तो ये इवेपोरेशन होता जाएगा, वाष्प बन के उड़ती जाएंगी, लेकिन जब ठंड होगी तो ये एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओस के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि ओशांक हिमांक से ऊपर हो। ओशांक क्या हो? दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव टू द फ्रोजन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वायुमंडल में मौजूद पानी की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। The actual amount of water present in the atmosphere is known as the absolute humidity. The percentage of water present in the atmosphere as compared to its full capacity is known as relative humidity. ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इसमें से गलत कौन सा है, तो इसमें देखिए दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। इसमें क्या होगा कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर नोन एज द ह्यूमिडिटी। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि जो वाटर वेपर होगा, जो एयर में जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा वर्षा करेगा। संवाहिनी वर्षा, कई तरह की टाइप्स ऑफ रेन्स होते हैं, तो उसको अलग अलग रेन्स के चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। यह मात्रात्मक रूप से विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है। सिंपल सा है कि जिसमें जितनी ह्यूमिडिटी है वो जितना बंडल ज्यादा होगा, ठीक है। वाटर वेपर जब इकट्ठा होते होते क्लाउड के रूप में हमें दिखेगा ना,
तो एक टाइम आएगा कि वो अपनी कैपेसिटी लॉस कर देगा, और जब वो लॉस कर देगा तो वो पानी बन के नीचे बरस जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। तो एब्सोल्यूट अभी है ना कि अब जब वो एब्सोल्यूट हो जाता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्योंकि वो संपूर्ण होगी, पूर्ण होगी। यह वायु के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का भार है। फिर वही बात है ना कि जितना पानी उतना वेटेज उसका, और इसे ग्राम प्रति, अच्छा ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसको नापा किसने जाता है, ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। वायु की जलवायु धारण करने की क्षमता पूरी तरह से उसके तापमान पर निर्भर करती है। वायु अगर मॉइस्ट है तो वो वाटर ज्यादा कंटेंट नहीं करेगी। अगर मान लो कि समुद्र के ऊपर से निकल रही है तो वो ऑब्वियसली वाटर वेपर अपना लेके चल रही है, तो वो कम एडॉप्ट करेगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि जैसे हमने क्लोथ की बात की थी कल के, हम एक क्लोथ लेते हैं, उसको डिप करते हैं वाटर में और उसको स्विम कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपने जब दो बर्तन लीजिए, दो जगह बर्तन लीजिए, एक बर्तन में सूखा कपड़ा डालिए और उसको निकालिए, ठीक है, कहीं निचोड़ दीजिए। उसके बाद वही भीगा कपड़ा दूसरे पानी में डालिए और उसको निकालिए। तो दोनों का बैलेंस आपको अलग अलग दिखेगा ना, कि जिसमें आपने ड्राई क्लॉथ डाला था उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा किया था, और जब आपने मॉइस्ट क्लॉथ को डाला वाटर में तो उसने वाटर एब्जॉर्प्शन कम किया था। तो उसी को क्या बोलते हैं, जल वाष्प का भार। ठीक है, इसको मापा किसने जाता है इसमें, और ये अलग अलग होगा। अगर आप बिल्कुल भी स्विंग मत करो, पानी में डाल के निकाल लो, तो वो बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं करेगा। ठीक है, वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता की पूरी तरह से उसके तापमान पर निर्भर करती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर जगह जगह पर भिन्न होती है। ऑब्वियसली मैंने बताया है कि माउंटेन हो गया, वेजिटेशन वाला एरिया हो गया, ड्राई प्लेस हो गया। अगर चट्टानों से हवाएं चलकर आ रही हैं तो वो ऊपर से बिल्कुल ड्राई होंगी, डेजर्ट एरिया से आ रही है तो वो ड्राई होंगी, बट अगर वो ओशन से लैंड की तरफ आ रही है तो डिफरेंस हो जाएगा। वातावरण में मौजूद नमी का प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। हवा के तापमान में परिवर्तन के साथ नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या कह रहे हैं, हवा के तापमान में परिवर्तन के साथ अगर हीट बढ़ती गई तो वाटर एब्जॉर्प्शन या वाटर वेपर ज्यादा कंटेंट करता वो चला जाएगा। ठीक है, और बढ़ जाती है या घट जाती है या सापेक्षिक आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यहाँ है महासागरों धारा, महासागरों पर कम। अब सिंपल सी चीज है कि अभी मैंने आपको फिर वही चीज बताई थी कि ये महासागरों जो आपका ग्रेटर ओवर द ओशन एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट पे क्या होगा, कम हो जाएगा। वाटर वेपर बॉडी है ना, पूरा का पूरा बॉडी, अगर हवा कहीं से चलकर आ रही है और समुद्र के ऊपर से निकल के, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट कर लेगी वाटर को। लेकिन जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो भी ड्राई है, एयर भी ड्राई है, तो वो क्या करेगी, और ज्यादा ड्राई होगा। यानी जो हम लोग देखते हैं गर्मियों में लू चलने लगती है, क्यों, वो समुद्रों पे लू थोड़ी चल रही होती है, वो गर्म हवाएं जो आजकल हम लोग गर्मियों के मौसम में फील कर रहे हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, बाहर निकल एकदम गर्म गर्म हवा आकर हमको मतलब क्या कर रही है, हिट कर रही है, हमारा स्किन जो है डैमेज कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि वो क्या करती हुई आ रही है, कॉन्टिनेंट भी ड्राई है, एयर भी ड्राई है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, संघनन निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होता है। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, बिल्कुल होगा। टेम्परेचर ऑफ एयर होगा, अभी पढ़ा है, बिल्कुल होगा। प्रेशर ऑफ एयर बिल्कुल होगा। ह्यूमिडिटी होगी। इसमें सभी सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, आंसर इसमें डी हो जाएगा आपका। ये हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। भौगोलिक वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाँ, विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल। तो ऑब्वियसली मैंने कल की क्लास में भी बताया है कि ये जो हमारी टोपोलॉजी होती है, अगर हम लोग यहाँ पे समुद्र के पास ये पहाड़ है और यहाँ पर लैंड है, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे पहाड़ है, फिर से बना दूं, सही से अच्छा नहीं बनाते हम, ये होगा तो ऑब्वियसली ये हमारा वाटर बॉडी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये माउंटेन, नीलगिरी का मान लो, कोई सा भी मान लो, फिर ये लैंड, फिर ये माउंटेन, ये ऐसे करके माउंटेन बना है मान लो। ठीक है, या कोई और स्ट्रक्चर प्लेटू हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हवा चली, मॉइस्ट थी, पहाड़ से टकरा गई, यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराई, ऊपर उठी, ऊपर उठती और खूब बरसी। ठीक है, लेकिन बरस गई ना, अब यहाँ पे उसको वाटर तो मिला नहीं था, तो वो आगे शिफ्ट हुई। जब आगे शिफ्ट हुई तो हल्की हल्की वर्षा हुई।
और आगे शिफ्ट हुई तो और हल्की हल्की वर्षा हुई। यही तो है भारत का स्ट्रक्चर। यहाँ से हवाएं चलती हैं, यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट, यहाँ पर पूर्वी घाट, यहाँ पे दक्कन मिलेगा, दक्कन का पठार। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आता है तो यहाँ पे खूब बरसता है पानी, लेकिन यहाँ पर रेनफॉल कम हो जाता है, अंदर जाते जाते रेनफॉल और कम। यहाँ से उठा, यहाँ पर खूब ग्रीनरी मिली हमको, ठीक है, हॉट स्पॉट बन गए हमारे। लेकिन जब ये इधर बढ़ा तो रेनफॉल कम, तो यहाँ पे आते आते क्या हुआ, रेनफॉल 0। अब यहाँ पे तो लैंड ही लैंड है ना, इधर हमारा डेजर्ट का एरिया है, इधर भी हमारा लैंड है, छोटा नागपुर का ये पूरा पूरा पठार है, हमारा दनकराय का पठार है, ठीक है। सॉरी गाइस, ये पता नहीं कि मेरा सिस्टम थोड़ा इस समय डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मालवा का पठार है। तो क्यों है? क्योंकि दोनों साइड से देखिए, अब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाटर बॉडी से लगा हुआ है, लेकिन जिसका सेंटर पार्ट है, जो दक्कन का पठार हम लोग कहते हैं, मध्य प्रदेश का भाग है जो, ठीक है, जहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियां हैं आपकी। तो जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे पठार क्यों बन गए? ऑब्वियसली इसीलिए बन गए क्योंकि यहाँ पे तो पानी खूब बरसा, लेकिन यहाँ पर आते आते एयर क्या हो गई, ड्राई हो गई। जब ड्राई हो गई तो यहाँ पर लैंड का पार्ट था वो भी ड्राई था, तो दोनों ड्राई ड्राई मिल गए, तो यहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया ड्राई वाला, ठीक है। ये बात क्लियर? तो जब नम हवा और ऊंचे पहाड़ों के बीच संपर्क के रूप में होता है, द ओशन एज द इंटरेक्शन बिटवीन मॉइस्चर एंड द हाई माउंटेन, तो यहाँ नम हवा और ऊंचे पहाड़ों के बीच के संपर्क में होता है, बिल्कुल होगा। पवनमुखी ढालों में अधिक वर्षा होती है, द विंड वर्ल्ड स्लोप रिसीव ग्रेटर पार्टिसिपेशन, अभी प्रेसिपिटेशन, सॉरी प्रेसिपिटेशन। तो ऑब्वियसली मैंने अभी बात की थी, लीवर्ड की ओर स्थित क्षेत्र को छायावृष्ट क्षेत्र बोलते हैं। अब बताइए, मैंने सारी थ्योरी बता दी आपको, सभी सही है। इसमें डायग्राम देखिए, ये छाया क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये शेडो जोन है। ये क्या है, देखिए पहाड़ों से हवा ऊपर चढ़ी, बादल वर्षा बन गई, फिर वही है ना, ये ग्रीन का पार्ट हो गया, ये डेजर्ट का एरिया हो गया। अब अगर सेम हम लोग इधर भी बना दें, तो ये हमारा क्या, ये मान लो हमारा ईस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। इसको भारत के परसेप्शन में अगर हम लोग ऐसे करके देख लें, अगर हम लोग इसको ऐसे करके देखिए ना, और इसको एक डिवीजन और इसका यहाँ से ले लीजिए, और यहाँ पर जो है ना ग्रीनरी ले आइए, और यहाँ पर यही वाला ड्राई वाला ले लीजिए। सिंपल से पूरी बात वही होगी कि बीच में हमको ड्राई एरिया मिलेगा, यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो ग्रीनरी का पार्ट होगा। तो छाया प्रदेश क्या होगा, जहाँ पे वर्षा कम होगी, ये हो जाएगा इसका शेडो जोन, ठीक है। सिंपल सिंपल सी थ्योरी थी, बात क्लियर हो गई है। अनुवर्त की ओर स्थित क्षेत्र में कम वर्षा होती है, छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे वर्षा क्षेत्र भी कम होगा, इस राहत वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना करते हैं, कल की क्लास में कुछ टॉपिक हमारे छूट जाते हैं गाइस, आई एम रियली सॉरी टू से, क्योंकि कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग कल वाला क्लास जो नेक्स्ट में जो है उसको कर लेंगे, ठीक है। बाय।